वेलकम फ्रेंड्स, चैनल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं भय कुमार आपका फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग चैनगढ़ के इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और ऑनलाइन अभी हम लोग एनसीईआरटी की कक्षा करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले कोई जरूरी बात हो जाए जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, अभी जो कोविड का समय है, कोविड महामारी का समय है, इसमें अपने आप को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आपसे अपील करता हूँ, बहुत ही मार्मिक अपील है कि कृपया घर में रहिए। कोविड अप्रोप्रिएट जो भी बिहेवियर्स है उसको फॉलो कीजिए, प्रोटोकॉल का पालन कीजिए और घर में बैठकर हमारे साथ ऑनलाइन क्लास को एंजॉय कीजिए। दोस्तों, एक और बात बताना चाहूँगा जो बार बार करता हूँ, ये तो ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा, जो अभी जुड़ रहे हैं या इससे पहले भी जो पुराने अभ्यर्थी हैं और जिन्होंने अभी तक इस चैनगढ़ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, चैनगढ़ आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको करना क्या है, यूट्यूब पर जाना है, चैनगढ़ आईएएस टाइप कीजिए। चैनगढ़ आईएएस टाइप करने के बाद आप चैनगढ़ आईएएस को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना ही नहीं, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आप जरूर दबा दीजिएगा। बेल आइकन इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि बेल आइकन दबाने से आपको जो है नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे समय समय पर और आप क्लास का लुत्फ़ उठा पाएँगे। इतना ही नहीं, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी सहपाठी हैं या वैसे लोग जो ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जिनकी पहुँच अभी तक चयन करके इस प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं है, तो इसका लिंक आप उनसे उनसे शेयर करके उनको बता सकते हैं, उनका हेल्प कर सकते हैं। इस एनसीईआरटी क्लास को वो भी वॉच कर पाएँगे आपके थ्रू। तो इससे मानव सेवा से बड़ी सेवा कोई नहीं है। विवेकानंद को आप याद देखिए, विवेकानंद ने भी क्या कहा था? विवेकानंद की भी यही का भी कथन यही है। जब रामकृष्ण परमहंस से वो बोलते हैं कि मैं हिमालय में तपस्या करने जाना चाहता हूँ, तब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से क्या कहा था कि तपस्या करना ही है तो मानवों के बीच पढ़ो, क्या कर लोगे वहाँ जाके हिमालय में। तब विवेकानंद को ने मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया और दरिद्र नारायण की भी अवधारणा दी। उन्होंने मानव जन की सेवा को ही भगवान की सेवा माना है। तो आप भी यही कीजिए। आप ऐसा नहीं कि मैं इस काम के लिए बोल रहा हूँ, ये काम कोई भी पायस काम, जो पवित्र काम है, जिसके द्वारा किसी की भलाई हो, आपके द्वारा किसी का कल्याण हो पाए, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, अध्यात्म के क्षेत्र में हो, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आप कल्याण की भावना रखते हैं तो आपका भी कल्याण होगा इसमें। क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारे हमारे संस्कार है, उसको रखना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो इसलिए आप इस कथन को अपने गांठ बांध ले और जो भी आपके करीबी है, दोस्त है, रिश्तेदार है, स्टूडेंट है या जो पढ़ने के जिज्ञासा रखते हैं, जो तैयारी में भी नए हैं, उन सभी का आप हेल्प करिए। चैनगढ़ के प्लेटफॉर्म को, लिंक को शेयर कीजिए उनके साथ, विभिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया के और भी जो भी प्लेटफॉर्म है उनके द्वारा। तो इतना ही नहीं, अब आप बात करेंगे काम की। चूंकि 18वीं हमने इससे पहले आपको बताया है कि चैनगढ़ की इस प्लेटफॉर्म पर भी एनसीईआरटी की क्लासेस आपको दी जा रही है। तो एनसीईआरटी के तहत आपको यही बताया गया है कि हमने जो है क्लास 6 की एनसीईआरटी हमने कवर कर ली थी। उसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11, मतलब अध्याय 1 से अध्याय 11 और एक समग्र अवलोकन, मतलब 12 एपिसोड उसके हमने आपको चैनगढ़ के प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। अभी हम लोग क्लास 7 जो है एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और उसमें हमने 9th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। 9th चैप्टर थोड़ा हम लोग इस मोड में आ गए थे क्योंकि कोविड के कारण हम लाइव क्लास किसी कारण से भी स्थगित कर रहे हैं। जैसे ही समय आएगा उसके बारे में आपको हम संभावित जो है नोटिफिकेशन आपको हम दे देंगे। उसके बाद फिर हम लोग लाइव सेशन में चले आएंगे। तब तक क्लास को अब्सेंट करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम क्लास को रेगुलर रखें, किसी भी माध्यम से रखें। आप तक बस कंटेंट पहुंचना चाहिए। आप तक बस कंटेंट पहुंचे और आप उसको अच्छी तरह समझ पाए। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है हमारे लिए और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, क्या डिमांड हो सकती है परीक्षा। तो परीक्षा उपयोगी जो भी तथ्य हैं, परीक्षा उपयोगी जो भी कॉन्सेप्ट जो पूछते हैं, जो डायनेमिक डायनेमिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी चर्चा हम करते जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10, जो क्लास 7 के। आप ध्यान रखिएगा, ये कक्षा 7 की है और कक्षा 7 से आपका तात्पर्य भी ये होना चाहिए कि आप कक्षा 7 के बारे में ये भी जानते हैं कि कक्षा 7 जो है एनसीईआरटी, उसका क्या यूज है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानते हैं। तो आपको इसके लिए मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि कक्षा 7 में एनसीईआरटी, आप बार बार देखेंगे किसी भी परीक्षा में एनसीईआरटी की बात की जाती है, कोई भी सजेस्ट करते हैं कि आप एनसीईआरटी एक बार जरूर पढ़ें। उसका कारण है कि आपका बेसिक जो है क्लियर हो जाएगा, बेस आपका सही हो जाएगा। और बेस सही है तो फिर जब नींव मजबूत है तो कितनी भी बड़ी बुलंद दरवाजे, बुलंद उस पर मकान आप खड़ी कर सकते हैं। इसलिए आप बेस क्लियर के इस एपिसोड में आप अब आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10, अध्याय 10। इसका टॉपिक क्या है वो टॉपिक आपको मैं बता देता हूँ कि इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो भी आपको जानना जरूरी है। तो आपसे एक चीज़ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ,
पता नहीं आप उसमें साथ देंगे या नहीं देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी से अगर संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में होते हैं तो आप कमेंट करके हमसे आप ये नहीं शेयर कर पाते हैं, आप पूछ नहीं पाते हैं, तो इसका क्या कारण है ये तो मैं नहीं जान पाया हूँ आज तक। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, मेरी ये कोशिश रहती है कि आप ज़रूर क्लास के दरम्यान कुछ क्वेश्चन पूछे, लाइव क्लास में भी क्वेश्चन पूछे। उससे क्या होता है कि हम दोनों एक दूसरे से जुड़ पाते हैं और हम क्लास का स्ट्रेंथ हमें पता चल पाता है कि क्लास में अगर कुछ ज़्यादा वीक स्टूडेंट्स भी है तो उनको भी हम साथ लेकर चल पाए। खैर वो बात की बात है, आप ज़रूर कनेक्ट कीजिए क्लास का को एंजॉय कीजिए। आज जो टॉपिक है वो 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक संगठन की हम बात करें। उससे पहले हमने संस्कृति के बारे में पढ़ा था 9th अध्याय में। संस्कृति का उदय, संस्कृतियों के बारे में विभिन्न जो राजकीय संस्कृतियाँ थी जो विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई थी भारतीय उपमहाद्वीप के, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की थी। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप बाद में अभी ये क्लास एंजॉय करो, बाद में आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 9 को देख पाएंगे। वो 2 पार्ट में है, भाग 1 और भाग 2 दोनों को आप देख लेना। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। यहाँ देखिए, तो मानचित्र से ही शुरू यहाँ है, फिर भी मैं शुरू से चलता हूँ। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे, अब आगे देखते हैं हम, तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। अब यहाँ बात करेंगे हम जो बहुत सारे राज्यों के उदय हुए मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद बहुत सारे स्थानीय जो प्रांतपति थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह अवध स्वतंत्र होता है, बंगाल की अलग सत्ता बन जाती है मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में। इस प्रकार इसकी चर्चा हम आगे जरूर करेंगे। हैदराबाद राज्य बनता है तो इसकी चर्चा आगे हो जाएगी, आप देखेंगे। अभी आप इसको देखें। आप यह भी देखें कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता से पूर्वी भारत के बड़े हिस्से को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। यहाँ पर इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। उसके तहत क्या होता है, अंग्रेजों का यहाँ पर भारतीय मुगल वंश के जो भी स्थापित राज्य होते हैं, मुगल वंश के अधीन जो भी क्षेत्र होते हैं उन पर उनका कब्जा हो जाता है। फिर ये मानचित्र आपको देखना है। यहाँ देखिए, आपको एक फिगर है, ये लाहौर अभी ये कहाँ है बताइए, पाकिस्तान में है। ये पानीपत, ये दिल्ली, जयपुर, भरतपुर, आगरा, ग्वालियर, लखनऊ ये अवध का क्षेत्र है। मुर्शिदाबाद ये बंगाल में क्षेत्र है। ये भोपाल, बड़ौदा, इन आप राज्यों से परिचित जरूर होंगे क्योंकि मॉडर्न में भी इनका यही नाम है। तो मुगल राज्य की जो सीमाएं हैं, ये सीमाएं मुगल राज्य की है। मतलब मुगल राज्य ने यहाँ पर कब्जा नहीं किया था क्योंकि यहाँ से उनको ज़्यादा लाभ भी नहीं था और रणनीतिक तौर पर बहुत दूर था इनके केंद्र से, इसलिए ये यहाँ पर शासन नहीं कर पाए थे। लेकिन ये जो सीमा देख रहे हैं, ये मुगल के अंतर्गत ही यहाँ तक इन क्षेत्रों में मुगल का शासन रहा था, तो इसलिए इसको देखना जरूरी है। फिर एक और अभी आगे दिखाएंगे। अभी चित्र ये भी दो ही भी देख लीजिए। ये भी देखिए, यहाँ पर जो है ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत क्षेत्र है 28। तो ब्रिटिश नियंत्रण में ये जो क्षेत्र है, आपको पता होगा कि ये क्षेत्र ब्रिटिश के अंतर्गत आ गया 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत। ये उत्तरी सरकार जो है यहाँ पर उड़ीसा का जो पार्ट है, आंध्रा का जो पार्ट है, ये भी है इनके अंतर्गत आ जाता है। तो ये देखेंगे कैसे पहले ब्रिटिशों ने उन क्षेत्रों पर अपना कब्जा स्थापित किया जहाँ पर संसाधन ज़्यादा थे, व्यापारिक मार्ग पे थे और साथ ही साथ समृद्ध जो राज्य थे जहाँ से राजस्व का स्रोत बहुत था, बहुतायत में स्रोत आते थे, आर्थिक रूप से वो मजबूत राज्य भी था। उनको उन्होंने पहले कब्जा में लेना ही सही समझा क्योंकि उनके औपनिवेशिक मतलब पूर्ति हेतु, महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु बहुत आवश्यक वो राज्य रहे थे। तो उसकी हम बात करेंगे कि वो तो हम जब मॉडर्न टॉपिक में आएंगे तो जरूर पढ़ेंगे। थोड़ा आप इसमें आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो हम यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी तक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियाँ अपेक्षाकृत एक छोटे से समयांतर में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। मतलब ये देखिए बहुत तेजी से घटनाएं घट रही हैं। मतलब एक राज्य साम्राज्य का पतन हो रहा है, एक मुगल साम्राज्य जिसको हम बोलते थे, मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, उसके रह गए, कमजोर हो गया, उनके क्षेत्र में बंटवारा हो गया। इतना ही नहीं, बाद में देखेंगे जो प्रांतपति थे, स्थानीय जो सामंत थे, वो भी कहीं ना कहीं से सूबेदार जेठो मंसारार थे, अपने आप को स्वतंत्र होकर स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी उन्होंने। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस प्रकार ये 28वीं शताब्दी जो है वो शुरुआत से लेकर अभी तक क्या हुआ, बहुत ज़्यादा यहाँ पर घटनाएं हो रही हैं। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तब से लेकर 1761 तक पानीपत की तीसरी लड़ाई, बैटल ऑफ पानीपत जब हुई, उसके दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब क्षेत्रीय शासन की यहाँ बात आपसे हम करेंगे। इस टॉपिक में यही होने वाला है। यहाँ देखिए, मुंबई ब्रिटिश के अंतर्गत है, पूना इसके बारे में चर्चा करें। निजाम का राज ये था। गोवा जो है पुर्तगाली के अधीन, लास्ट में आज़ादी के बाद इनको हम यहाँ पर हस्तगत किया गया है भारत सरकार द्वारा। तो ये भी है। आप यही देखिए, पांडिचेरी जो फ्रांस का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर सेंट डेविड क्लब ब्रिटिश द्वारा अपनाया गया। तो जो भी देख रहे हैं कि जो समुद्र के किनारे हैं या जो व्यापारिक दृष्टिकोण से जो संपन्न राज्य है या कृषि के व्यू से भी ज़्यादा स्वतंत्र सक्षम राज्य हैं, उन पर उन्होंने अधिकार करना मुनासिब समझा।
अब हम बात करते हैं मुगल, आज जो अब जो मेन है वो यहाँ से शुरुआत होगी। मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। अब इसके बारे में है कि मुगल साम्राज्य के बारे में जानेंगे, और परवर्ती मुगलों मतलब मुगल साम्राज्य के जो उत्तराधिकारी हैं बाद में औरंगजेब के बाद, उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन सा संकट शुरू होता है, जागीरदारी संकट के बारे में हम जानेंगे इसमें, और किस प्रकार जानेंगे, क्या क्या पढ़ना है, ये तो हम एनसीईआरटी के दूसरे ही पढ़ाएंगे। बाद में जब स्पेसिफिक टॉपिक आएंगे तब थोड़ा आपको डिटेल में बताऊंगा, इसलिए आप घबराइएगा नहीं, अभी बस इसके साथ चलिए। तो अध्याय 4 आपने जरूर पढ़ा है, क्योंकि मैंने पढ़ाया था। मैं आपने देखा था कि मुगल समाज अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था, और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। यहाँ कहने का अर्थ है कि औरंगजेब भी बहुत जिद्दी टाइप का इंसान रहा होगा, क्योंकि जानता था कि वो दक्कन को नहीं हड़प पा रहा था, दक्कन उसका क्षेत्र शांति से नहीं रह पाया, तो दक्कन को कब्जाने की क्या जरूरत थी। कितना था तो उस दक्कन को छोड़ देता, वहां से उसको राजस्व आ ही रहे थे, या उस क्षेत्र पर कब्जा भी नहीं करता तो कम से कम केंद्र को तो बचा पाता। लेकिन दक्कन के चक्कर में औरंगजेब ने अपना पूरा समाज खो दिया। किस प्रकार खोया उसकी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ देखेंगे औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी, और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन मतलब दीवानी और फौजदारी, यहाँ सैन्य प्रशासन को फौजदारी में गिना जाएगा, राजस्व जो राजकीय राजस्व है उसको हम दीवानी में गिनेंगे, दोनों कार्यों पर नियंत्रण रखते थे। कहने का अर्थ है कि देखिए कि वहाँ प्रशासन में जो लोग हैं, सूबेदार हो गए, प्रमुख जो है मनसबदार हैं, उनका नियंत्रण धीरे धीरे होने लगा, और मुगल सत्ता को सबसे लंबे समय तक चुनौती देने लगे। कौन? यही लोग जो हैं जागीरदार लोग। बाद में जब इनके उत्तराधिकारी कमजोर हुए तो वे अपने आप को स्वतंत्र रूप में व्यवहार करने लगे, स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने लगे, पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। जैसे कि जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांत पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। क्योंकि मान लीजिए हम एक डायग्राम बना रहे हैं, ये मुगल का क्षेत्र है, पहले यहाँ पर मान लीजिए इन क्षेत्रों में अलग अलग सूबेदार का यहाँ पर प्रांतपति सूबेदार हैं। बाद में जैसे ही मुगल जो केंद्रीय सत्ता उसकी कमजोर होगी, तो यहाँ के प्रांतपति जो है उनका यहाँ पर तो पहले से प्रभाव है कि यहाँ से टैक्स वसूल के जो फवादी रकम है वो केंद्र के राजस्व में भेज रहे हैं। लेकिन बाद में जैसे उत्तराधिकारी कमजोर होंगे, मुगल शासन की स्थिति कमजोर होगी, यहाँ पर जो भी राजस्व आएगा वो पूरा का पूरा यही रखना शुरू कर देंगे। बहुत कम नाम मात्र का रकम सिर्फ केंद्र को जाएगा। इस प्रकार जो शक्तिशाली होंगे धीरे धीरे बाद में जब इन्हीं की स्थिति देखेंगे कि अब मुगल उस लायक नहीं रह गए हैं, तो क्या करेंगे, स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देंगे। जब हम बात करेंगे कि हैदराबाद राज्य, अवध जो राज्य है मुर्शिद कुली खान के कारण के इसमें स्वतंत्र हो जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे किस प्रकार वही मनसबदार, वही सूबेदार लोग जो हैं, बाद में जो प्रांतीय सरकार है वो अपने आप को स्वतंत्र राज्य की तरफ व्यवहार करने लगता है, और उनकी स्थिति ज़्यादा मजबूत हो जाती है, और केंद्र धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उत्तरी तथा पश्चिम भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों को विद्रोहों और कृषक आंदोलन ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कारण जानिए कि जब ये स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने लगेंगे तो टैक्स का जो आधार है, अगर मान लीजिए कि 20 रुपया, एक एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से बता रहा हूँ कि 20 रुपया आपको केंद्र को भेजना होता था, तो ये क्या करते थे, अपने क्षेत्र से 40 रुपये की उगाही करते थे, 20 केंद्र को भेजे, 20 ये रख लिए। हो सकता है कभी कभी तो ये 100 तक उगाही कर लेते थे। मतलब सोचिए कि 20 ही देना होता था, बाकी का बाकी 80 ये अपने अंतर्गत रहते थे। तो शोषण आखिर किसका होता था? किसानों का शोषण होता था। इसलिए आप देखेंगे बार बार वहाँ पर देखेंगे कि किसान जो है, कृषक आंदोलन बहुत ज़्यादा बहुतायत मिलने लगेंगे, बहुत ज़्यादा होने लगेगी, बारंबारता उसकी बढ़ जाएगी। कारण है कि जमींदार जो है शोषण करने लगेंगे। अब मान लीजिए कि ये जो यहाँ पर जो सामंत है, या जो भी यहाँ पर सूबेदार है या मनसबदार है, वो अपने अंदर स्थानीय जमींदारों को अपने ठेका देते हैं कि आप यहाँ से वसूल के दीजिए। अब ये जो जमींदार है ये भी तो ज़्यादा वसूलेंगे, तभी तो कुछ देंगे, कुछ रखेंगे। तो जमींदार लोग ज़्यादा शोषण, अंततः शोषण लास्ट में किसका हो रहा है? कृषक वर्ग का हो रहा है, किसानों का हो रहा है। तो इसलिए विद्रोह की बारंबार यहाँ पर बारंबारता बढ़ती जा रही है, इसको आप ध्यान रखिए। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे, और कभी कभी शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश थी। कभी कभी ये जो है सरदार लोग भी केंद्र के खिलाफ क्या कर देते थे, विद्रोह कर देते थे, स्वतंत्र होने की ये आशा रखते थे। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक और आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों या अन्य समूहों को के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके। कहने का अर्थ है कि कमजोर उत्तराधिकारी जो है औरंगजेब के या मुगल वंश का जो कमजोर उत्तराधिकारी वर्ग था, उन्होंने राजनीतिक सत्ता
को संभालने की क्षमता इनमें नहीं थी, नेतृत्व की क्षमता नहीं थी। और फलतः क्या हुआ कि ये सूबेदारों के अंतर्गत काम करने लगे, प्रांतीय सूबेदारों पर डिपेंडेंट हो गए। और अंततः सूबेदारों ने देखा कि जब केंद्र के पास शक्ति नहीं है, बादशाह के पास शक्ति नहीं है, तो स्वतंत्र व्यवहार करने लगे। ठीक है, अब हम देखेंगे भरपूर फसल और खाली तिजोरियां। कहने का अर्थ है कि अब हम देखेंगे इसमें कि राजस्व के बारे में एक कहानी दिखाया जाए कि भरपूर फसल और खाली तिजोरियां, मतलब फसल अगर ज्यादा है, पहले फसल ज्यादा थी तो राजस्व भरा, खजाना भरा होता था, लेकिन फसल अब भी है लेकिन राजस्व खाली तिजोरियां क्यों? क्योंकि ये जो प्रांतीय जो सूबेदार लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, फवाजी रकम वहां जमा ही नहीं कर रहे हैं, ये राजस्व दे ही नहीं रहे हैं, किसी न किसी बहाने उसको हस्तगत कर रहे हैं, अपने अधीन रख ले रहे हैं और उसका प्रयोग अपनी सत्ता को मजबूत करने, अपनी शक्ति को बढ़ाने में कर रहे हैं। एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इन शब्दों में किया है: बड़े जमींदार निस्सहाय मतलब जिनका कोई सहायता नहीं कर पाता और निर्धन हो गए हैं। उनके किसान वर्ष में 2 फसल उगाते हैं लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता है। उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं, जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है जब तक कि वह साहूकारों का कर्जा नहीं चुका देता। कहने का अर्थ है कि यहाँ भी हायरार्की देखिए कि जो किसान है वो भी कभी की फसल नहीं होता है तो किसान किससे कर्ज लेगा? ये साहूकारों के पास जाएंगे। तो जब ये अगली बार उत्पादन करेंगे तो पहले इनका किसान का व्यू रहता है, दृष्टिकोण रहता है कि पहले साहूकारों को जो कर्ज है वो लौटा दें, उसके बाद जो बचेगा वो हम क्या करेंगे, प्रांतपति को देंगे या प्रांतपति। तो ऐसे में देखेंगे कि उत्पादन तो हो रहा है लेकिन किसान जो है जो ऋण को चुकाना पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। ऐसी हालात में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं जिनकी जिनकी उससे आशा की जाती है? वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते हैं, पैसा कहाँ से देंगे? कहने का अर्थ है कि यहाँ पर एक मानवीय दशा को दिखाया गया है उस समय राजकाज के समय कि आखिर उसमें स्थिति क्या थी, उसको दृष्टिगत करने का प्रयास यहाँ पर है। इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और संपूर्ण नगर को लूट कर वह भारी मात्रा में धन दौलत लेगा। वे देखिए, एक तो केंद्र कमजोर है, राजस्व की समस्या है, केंद्रीय प्रशासनिक प्रणाली जो है कहीं ना कहीं से ध्वस्त हो रही है, टूट चुका है, लोगों का प्रभाव लोगों पर कम होते जा रहा है। उसी बीच क्या हुआ, 1739 में नादिर शाह द्वारा आक्रमण किया जा रहा है। जो भी धन दौलत बटे थे केंद्र में, केंद्रीय खजाने में, वो सब लूट के वो ले जा रहे हैं। तो एक तो आप जानेंगे कि यहाँ गरीबी में आटा गीला वाली हाल यहाँ पर होने को देखने को मिल रही है। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। कहने का अर्थ है कि जो भी संपन्नता रही होगी उसको तो इन्वेडर्स अटैक कर करके ले गए होंगे। अब थोड़ा इस कहानी को बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा आगे टॉपिक में चलते हैं। साम्राज्यों पर जब सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था, अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। ये अभिजात 2 बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी। तुर्क मूल के जो थे वो तुरानी थे और ईरान मूल के ईरानी थे। काफी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कटौती बने रहे। बेहद अपमानजनक की स्थिति तब पैदा हो गई जब 2 मुगल बादशाहों फर्रुखसियर, इनका काल है 1713-1719, और आलमगीर द्वितीय 1754 से 1769 की हत्या हो गई। इन्हीं के कारण आप देखेंगे कि जो दोनों गुट है इन्होंने ही इनकी हत्या करा दी। और 2 अन्य बादशाह अहमद शाह जिनका कार्यकाल यहाँ देखें 1757 है, और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। सोचिए कि अभिजातों द्वारा शासक वर्ग को अंधा कर दिया जाए, शासक वर्ग की हत्या कराई जा रही है, तो समझिए इनका प्रभाव जो है किस प्रकार राजतंत्र पर पड़ गया है, राजतंत्र किस प्रकार इनके सामने घुटने टेक चुका है। अब थोड़ा इस कहानी को देख लिए, नादिर शाह के बारे में थोड़ा एक दिलचस्प कहानी है, देख लेते हैं। नादिर शाह का दिलीप आक्रमण। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। जिन्होंने देखा था उसको प्रेक्षक बोलेंगे। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन इस तरह से किया है: 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीजें ले गया, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, जिसको हम अनमोल बोलते हैं, जैसे तख्त हाउस यानी मयूर सिंहासन। याद है मयूर सिंह किससे जुड़े हुए? एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का मिलता है। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। जिन्हें कभी भरपूर आदर दी जाती थी अब उन्हें प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। यहाँ बादशाहों की बात की जा रही है। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींच कर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर और पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे अब नंगे घूमने लगे। और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी वे अब बेघर हो गए। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह ने
तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आक्रमण के बाद स्थिति क्या है दिल्ली की, दिल्ली में जो शासक वर्ग है, बादशाह की स्थिति क्या है, उसकी चर्चा वहाँ के प्रेक्षकों द्वारा की गई है कि ऐसे हालात उत्पन्न हो गए। तो सोचिए वो जो अटैक होगा वो कितना ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा, कितना उसका प्रभाव पड़ेगा समाज पर। जब शासक वर्ग का की स्थिति ऐसी हो गई है तो फिर अन्य जनता की हम बात क्या करें। अब नए राज्यों का उदय, अब बात करेंगे कि मुगल समाज का जब विघटन होता है तो जो क्षेत्रीय शासन में जो लोग होते हैं उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, केंद्र से स्वतंत्र कर दिया। हालांकि उन्होंने राजस्व देना जो स्वीकार जरूर किया, लेकिन एक शासक मुर्शिद कुली खां, उन्होंने सबसे पहला, जब हम बात करेंगे अलीवर्दी खान की तो अब उसके बारे में पढ़ेंगे कि आपसे आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन ऐसा जो है स्वतंत्र जो है राज्य था जिसने मुगल बादशाह को ये राजस्व देना बंद कर दिया, मतलब जो भेजते थे वो बंद कर दिया। आपसे जब हम चर्चा करेंगे तो जरूर उसके बारे में बताएंगे, लेकिन अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके आप जरूर बताइए। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस्पर व्यापी समूह बांटा सकता है। पहला आप देखिए अवध, अवध जो है पहला अवध, दूसरा बंगाल और तीसरा हैदराबाद। जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे वो क्या हुए स्वतंत्र हो गए। हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफी हद तक स्वतंत्र थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े। मैंने यही इसी की चर्चा की थी कि औपचारिक तौर पर वो शासन के आदेश को मानते थे, सनद को मानते थे, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ये स्वतंत्र हो चुके थे। ऐसे राज्य मुगलों के पुराने समय शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफी स्वतंत्र थे। उनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे तथा तीसरी श्रेणी में मराठों, सिखों तथा जाटों के राज आते हैं। ये विभिन्न आकार के थे और इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन कर ली थी। देखिए 3 श्रेणी है। पहला श्रेणी जो मुगल के प्रांतपति थे, मुगल में के प्रांतीय शासन में हिस्सेदार थे, वे अपने आप को स्वतंत्र करते थे। 3 जो राज्य हैं की बात की जा रही है, अवध, बंगाल और हैदराबाद की। दूसरा ऐसे लोग थे मुगलों के पुराने शासन में वतन जागीर के रूप में जो थे, जो स्वतंत्र थे वो थे, जिसमें राजपूत भी शामिल हैं। तीसरी श्रेणी में मराठा, सिख और जाट राजे थे जो बार बार अटैक इन मुगल काल में इनको परेशान किया जाता था। इन्होंने अपने आप के बहुत कड़े और लंबे संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्र हो गए। तो इनकी बात हम करेंगे। अब पहले की चर्चा की जाए, पुराने मुगल प्रांत की बात की जाएगी। पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक सादत खान जो अवध का स्थापना करता है, मुर्शिद कुली खान बंगाल का की स्थापना करता है और आसफ जहाँ हैदराबाद ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा विश्वास था। आसफ जाह और मुर्शिद कुली खान दोनों को 7,000 जात का दर्जा मिला हुआ था, जबकि सादत खान की जात का दर्जा 6,000 था। कहने का अर्थ है कि तीनों जो है, ये जो तीनों जो राज्य भी वो भी एक राजस्व के रूप में बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए थे। इनका क्षेत्र भी बहुत बड़ा बड़ा था और राजस्व के रूप में केंद्रीय खजाने में ज़्यादा भेजते थे। केंद्रीय राजस्व में इनकी हिस्सेदारी ज़्यादा थी, लेकिन और तीनों ये विश्वास पात्र थे। वहाँ पर देखेंगे कि मुगल सल्तनत में इनकी जो मुगल बादशाह के अंतर्गत इनकी पोजीशन बहुत अच्छी थी। 2 जो थे खासकर यहाँ पर सादत खान और मुर्शिद कुली खान के बारे में कहा जाता था कि वो बादशाह जो है उन पर परस्पर मतलब व्यक्तिगत रूप से वो उन पर भरोसा करते थे, उन पर विश्वास करते थे और उनको 7,000 जात का, मैंने जात और सवार रैंक की चर्चा पिछले क्लास में की, आपने नहीं देखा तो आप जरूर देख लीजिएगा, वहाँ आप समझ जाएंगे। तो वहाँ 7,000 का जात का दर्जा उनको मिला हुआ था। जबकि सादत खान की बात की जा रही है जो यहाँ पर अवध के ये हैं, उनको कम से कम उनको 6,000, यहाँ देख रहे हैं कि दर्जा 6,000 था। मतलब कि ये तीनों जो है एक तो भरोसेमंद जो है उनके आदमी हैं, फिर भी इन्होंने क्या किया, स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। तो इनके बारे में अब बात करेंगे हैदराबाद की, जो स्वतंत्र राज्य बना। निजाम उल मुल्क आसफ जाह 1724-1743 जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार का एक अत्यंत ही शक्तिशाली सदस्य था। कहने का अर्थ है कि फर्रुखसियर शासन के समय इनका जो है पद जो था बहुत महत्वपूर्ण था और विश्वासी भी थे। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया था। 1720 के 22 के मध्य दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जाह के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रव और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई तथा उस क्षेत्र का वास्तविक शासन बन गया। कहने का अर्थ है कि अगर पकड़ उनके क्षेत्र में उनकी पकड़ अच्छी थी तो उन्होंने क्या किया, उसका लाभ उठाया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। आसफ जाह अपने कुशल सैनिकों,
तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था और वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। उसने मनसबदार नियुक्त किए। मनसबदार के बारे में आपको बताया था, आप कमेंट में बताइए मनसबदार किसे कहते हैं। उन्हें जागीरें प्रदान की। हालांकि वो अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था, फिर भी वह काफ़ी आज़ादी से शासन चलाता था। न तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था और न ही उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करती थी दिल्ली। सोचिए कि दिल्ली से कोई निर्देश अगर मिलता भी है तो नहीं लेता है, और दिल्ली भी कभी कभी उसके कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करती थी। इनका प्रभाव देखिए आप। मुगल बादशाह तो केवल निजाम उल मुल्क आसफ जाह द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों की पुष्टि कर दिया करते थे। मतलब इतना भरोसा करते थे या इतना कमजोर हो गए थे कि आसफ जाह जो बोल दिया उसी पर वो विश्वास कर लेते थे, उसमें वो पर उनकी अप्रूवल थी। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्रों के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। पूर्व दिशा में निजाम उल मुल्क आसफ जाह कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्र उत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था। मतलब महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे पहले से, पर उनका इस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई। मतलब कहने का अर्थ है कि ये जो है इनके मन में पहले से भी ये इच्छा थी, महत्वाकांक्षी थे कि कभी न कभी मौका पर करिए मुगल वंश के पैरेलल जो है अपनी शक्ति को स्थापित करेंगे। अब निजाम की फौज के बारे में बात कर रहे हैं तो हैदराबाद के निजाम की निजी सैनिकों का एक वर्णन 1790 में दिया गया है। देखिए, निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी है, उसके पास कई हजार घुड़सवार रहते हैं। इन अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों का सांकेतिक वेतन 100 रुपया से ज़्यादा है। उस वक्त 100 रुपये का महत्व आप अभी से मिला लीजिए कि उस वक्त क्या इनका महत्व रहा होगा। अब अवध की बात करें, दूसरा जो राज्य है अवध, तो अवध जो है बुरहान उल मुल्क सादत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध एक समृद्धिशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी से होकर गुजरता था। मतलब कहने का अर्थ है कि व्यापारिक मार्ग पर भी है, समृद्धशाली प्रदेश है क्योंकि गंगा नदी बेसिन में बसा हुआ है, उपजाऊ क्षेत्र है और केंद्र से भी काफी नजदीक है। तो अवध सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था। फिर बुरहान मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता बन गया। मतलब देखिए कि फौजदारी और यहाँ पर दीवानी दोनों मामले इसके अंतर्गत थे ही थे, और सैनिक मामलों में भी ये पहले से भी इसके पास सैनिक मामले रहते थे और बाद में भी उसका वो कर्ता बन गया। बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों जागीरदारों की संख्या में कटौती कर दी। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती की और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। देखिए, इन्होंने बहुत प्लानिंग से काम लिया था उस वक्त, और इन्होंने जो मुगल के जो केंद्र से जो नियुक्त होते थे अधिकारी उनकी संख्या धीरे धीरे इन्होंने घटा दी और अपने विश्वास पात्रों को वहां बैठाना शुरू कर दिया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों व लेखों की जांच की गई और नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया। मतलब देखिए कि अपनी स्वेच्छा से ये कार्य करने लगे थे। उसने अनेक राजपूत जमींदारियों और रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमियों को अपने राज्य में मिला लिया। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। इजारे प्रथा के बारे में बताएंगे आपको हम। इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। दूसरी ओर इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दे दी गई थी। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकारों और महाजनों जैसे कई नई सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित करने लगे। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर अवध में आप देख रहे हैं कि खासकर अवध में जो विशेष वर्ग है, विशेषाधिकार प्राप्त जो वर्ग है, जो संपन्न वर्ग है, उनको भी कहीं न कहीं इजारेदार व्यवस्था के अंतर्गत शामिल कर लिया गया और वो भी अब क्या करते थे, प्रशासन में, स्थानीय जो शासन में अपना प्रभाव रखने लगे थे, जबकि पहले ये परंपरा नहीं रही थी। ठीक है, अब हम बंगाल थोड़ा एक और देख लीजिए। यहाँ पे फिगर देख लीजिए, ये किनका फिगर है, बुरहान मुल्क का ये फिगर देखिए कितने राजसी पोशाक में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ इनके द्वारा बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमत्ता का परिचय दिया गया और उन्होंने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दिया। बंगाल की चर्चा की जाए, मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली खान बंगाल के नायब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे, मतलब सूबेदार के अंतर्गत थे ये। यद्यपि मुर्शिद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना, उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी सत्ता अपने हाथ में ले ली। हैदराबाद अवध के शासकों की तरह उसने भी क्या किया, उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। राज्य के राजस्व प्रशासन पर नियंत्रण जमाया। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया।
सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नकल वसूल किया जाता था, नकद में लिया जाता था। परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते तो उन्हें मजबूरन अपनी जमीनें बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। कहने का अर्थ है कि इतना ठोस और इतना कड़े नियम बना दिए गए जिससे क्या अंततः जमींदारों को भी क्या महाजनों और साहूकारों के चंगुल में फंसना पड़ता था और उन्हें कर्ज लेकर शासन को देना पड़ता था। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफी बदलाव आया। राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वही अलीवर्दी खान के शासनकाल में, जिनका कार्यकाल देखिए 1740 से 1756, मतलब पलासी के युद्ध से पहले तक के थे, में बंगाल में भी इस पर दिखाई दिया। उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत अत्यंत समृद्धशाली होगा। जगत सेठ की चर्चा हम सुनेंगे जब पलासी के युद्ध शुरू होगी तो हम देखेंगे कि किस प्रकार जगत शाह अमित चंद इनकी जो चर्चा आएगी तो जगत सेठ की बात सुनेंगे। एक साहूकार घराना है लेकिन बहुत प्रभावशाली हो चुका था और ये सत्ता में सहयोग कर रहा था। अब अलवर्दी खान का एक दरबार है, दरबारी पिक्चर देखिए, अलवर्दी खान बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनके दरबारी में बहुत बड़े बड़े अमीर लोग भी हैं और ये सब इनका फिगर एक आपको यहाँ दिखाया गया है। यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर विहंगम दृष्टि डालें तो हमें उन्हें कुछ समान विशेषता देखने को मिलेंगी। प्रथम, यद्यपि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे जो उन्हें उत्तराधिकार में मिले थे। विशेषतः वे जागीरदारी व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखते थे। कारण है कि उनको लगता था कभी न कभी हमसे छीन लिया जाएगा। दूसरा, उनके कर प्राप्त करने के तरीके मुगलों से भिन्न थे। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न कर तीनों राज्यों हैदराबाद, अवध, बंगाल ने राजस्व वसूली के लिए इजारेदारों के साथ ठेके कर लिए। इजारदी की प्रथा जो मुगल द्वारा पूर्णतः पसंद की गई थी, 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई थी। तथापि देहात के उसके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा समान लक्षण यह था कि उनमें राज्य और धनी महाजनों तथा वणिक जनों के बीच संबंध उभरने लगे थे। ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारों को पैसा उधार देते थे, बदले में प्रतिभूति, जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे और उनकी जोतों से अपने खुद के कारिंदों के जरिए कर वसूल किया करते थे। कहने का अर्थ है कि पैसा लगाते थे, कर्ज चुकाने के लिए पैसा देते थे उधार में और बाकी ज़मीन जो है वो अपने बंधक या जो अपने कारिंदे के द्वारा कृषि करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाते थे। इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ्य साहूकारों और महाजनों की इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ रही थी। तो आपने तीनों लक्षण देखे कि इसका जो प्रभाव था, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इजारेदारी जो व्यवस्था है, इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत इनके द्वारा की जा रही है और प्रशासन शासन के संचालन में साहूकारों की उपस्थिति बढ़ गई। साहूकार लोग एक नया वर्ग यहाँ पर साहूकार और क्या क्या आप देख रहे हैं महाजन जो है इनका, और महाजन के साथ साथ वणिक वर्ग मतलब व्यापारी या वणिक वर्ग जो है इनका जो है सहयोग ले रहा है राज्य, खासकर ये क्षेत्रीय शासन में सहयोग कर रहे हैं और इनके द्वारा क्या हो रहा है, एक नई संरचना बनाई जा रही है जो मुगल के नापसंद थी, ये काम ये कर रहे हैं। बाद में इजारती व्यवस्था जो सनसेट लॉ है, कहीं ना कहीं इन्हीं का प्रयोग यहाँ पर हम देखेंगे। कौन करते हैं आप बताइए। वारेन हेस्टिंग्स की चर्चा आपने सुनी होगी, तो उन्होंने भी लगभग इसी को फॉलो किया। तो इन्होंने जो व्यवस्था चलाई इजारदारी सिस्टम जो है पूरे भारत में फैल गई थी और ये जो है कहीं ना कहीं ये एक कारण ये भी रहा था कि हम जल्दी क्या हुए कि यहाँ मुगल वंश के पतन के बाद हम बाद में इनके चंगुल में फंसते चले गए और महाजनी सिस्टम शुरू हो गई यहाँ पर। अब राजपूतों की वतन जागीरी जो दूसरा क्रम में आता है, इसमें इसकी बात करेंगे। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरी पर पर्याप्त स्वायत्त का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटिया राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। कहने का अर्थ है कि अब समय आया कि राजपूत जो है, जो विश्वास पात्र थे, मुगलों के अधीन थे, वहाँ वैवाहिक संबंध के जरिए भी हुए, उनसे जुड़े हुए थे, उन्होंने अब मौका देखकर, उत्तराधिकारी को कमजोर देखकर उन्होंने भी हाथ पांव मारना शुरू कर दिया और गुटबंदी करके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना स्वतंत्र शासन चलाने का प्रयास करने लगे। यहाँ पर एक वर्णन देखिए। कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराज्यत्व स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगादी प्राचीन हुए। राणा के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। अधिराजत्व का अर्थ होता है कि आप राजा को मान लीजिए, बादशाह के अंतर्गत काम कीजिए, बादशाह के सूबेदार बन जाइए, या बादशाह को उनके प्रति आप निष्ठा भाव रखिए, बादशाह आपको सनद देगा कि आप हमारे नाम से शासन कीजिए। तो सभी राजपूतों ने किया, लेकिन राणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप की कहानी हम पढ़ते हैं, उन्होंने नहीं स्वीकार किया। तो ये उनमें उनकी चर्चा आज भी होती है। अब हम बात करेंगे
इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। उन्हें अपने वतन के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन राजाओं पर भारी दबाव डालना शुरू किया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। अब देखिए, ये जो राजपूत शासक हैं ये भी क्या कर रहे हैं कि पहले तो मुगल के अधीन ये अधिराज्यत्व के सिद्धांत के तहत ये चल रहे हैं। बाद में जब इनको मौका मिला तो ये आसपास के जो क्षेत्र थे इन क्षेत्रों पर इन्होंने कब्जा करना शुरू किया। इनका क्षेत्र बढ़ता चला गया, लेकिन बाद में देखेंगे कि जब मराठे जब यहाँ आगे की तरफ बढ़ने, उत्तर भारत की तरफ मराठे जब बढ़ने लगे तो इन क्षेत्रों से इनका क्लैश हुआ और यहाँ पर इनका क्षेत्र बढ़ना रुक गया और मराठों ने उनको रोक दिया। लेकिन कहने का अर्थ है कि आखिर महत्वाकांक्षी हो चुके थे और इन्होंने भी कहीं कसर नहीं छोड़ी राज्य से स्वतंत्र व्यवहार करने में। कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनाए जो सत्ता के केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर, महले, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण, रसगुल्लाएं और अन्य इमारतें होती थी। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुंडी, कुएं, बावली से कई जल निकाय थे। अब देखिए, किलाबंदी के कारण क्या होता था, एक तो रणनीतिक दृष्टि से एक है कि बार बार इनको युद्ध करना पड़ता था, तो क्षेत्रीय शासक जो है कभी भी उस पर आक्रमण कर सकते थे। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्होंने पहाड़ों पर, राजस्थान में आप भी जाएंगे तो मेहरानगढ़ का किला देखेंगे, आप भी जाएंगे तो यहाँ जब जैसलमेर जाएंगे तो जैसलमेर का किला देखेंगे तो देखेंगे बहुत ही ऊंचाई पर बहुत ही रणनीतिक दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट जगह है वहाँ पर उन्होंने किला बनाया सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो वो भी कारण था, लेकिन जहाँ रहेंगे वहाँ वो व्यवस्था भी करेंगे। तो इस प्रकार उस नगर में सारी संपन्नता, सारी जो विलासपूर्ण जीवन की पूरी व्यवस्था वहाँ पर की गई थी। अब जयपुर के राजा जयसिंह के बारे में जानिए, सवाई राजा जयसिंह के बारे में। 1732 के फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन किया गया है। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना तथा भारी मात्रा में जनसंपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। सोचिए कितना ज़्यादा प्रभावशील रहेंगे, कितनी ज़्यादा महत्वाकांक्षी शासक थे और इनका प्रभाव देखिए कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत ये प्रभावशाली थे, तभी तो इनको इतना मौका मिला रहा है केंद्र से, राज्य से। जयपुर में जंतर मंतर को आपने जरूर देखा होगा, जयपुर में भी है, दिल्ली में भी है, यहाँ पर मथुरा में भी है। तो आप देखेंगे कि जंतर मंतर कहाँ कहाँ है, 4 राज्यों में, आप बताएंगे कहाँ कहाँ है। तो अंबेर के शासक ने जो बनवाया, सुने, अंबेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा, मैंने मथुरा बताया था, दिल्ली बताया था, जयपुर बताया था, उज्जैन मैंने छोड़ दिया था, उज्जैन में भी है। वाराणसी में भी 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया और वाराणसी में भी है, मतलब 5 खगोल ये वेधशाला का निर्माण सवाई जयसिंह ने किया। मतलब सवाई जयसिंह आप जानिए कि खगोल शास्त्री जरूर रहे होंगे। इनकी जिज्ञासा विज्ञान के क्षेत्र में थी, तकनीक के क्षेत्र में, तभी इन्होंने इसका आविष्कार किया, इसको स्थापित भी कराया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों का जंतु कई उपकरण है। कहने का अर्थ है कि पूछा जाए कि सवाई राजा जयसिंह का योगदान क्या है तो आप उसको जरूर बताइएगा। यहाँ पर मेहरानगढ़ किला जोधपुर, इसका एक फिगर देख लीजिए। तो उस चित्र 5 में मैंने आपको दिखा भी दिया। ये जो है मेहरानगढ़ का किला है जोधपुर में, आप देखें ये भी बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही सांस्कृतिक रूप से बहुत ही फेमस किला है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और आप क्या इसके बारे में बताना चाहेंगे, कमेंट कर बताइए कि आप क्या मानते हैं कि राजपूत जो शासक है उन्होंने किस प्रकार अपने इतना सांस्कृतिक विरासत को भी बचाए रखा, मुगलों के अधीन भी रहते हुए भी उन्होंने अपने क्षेत्र को अछूता बनाए रखा और जैसे ही मौका मिलता है उन्होंने बड़ी बड़ी राजधानियाँ, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े भव्य महल, अट्टालिकाएँ खड़ी कर दी और बहुत ही संपन्न क्षेत्र के रूप में स्थापित हो गए। जबकि वो क्षेत्र देखेंगे तो आप देखेंगे मरुभूमि का क्षेत्र है राजस्थान, लेकिन फिर भी वो इतने विशाल संपन्नता वाले क्षेत्र में तब्दील हो गया और वहाँ पर देखेंगे बड़ी बड़ी इमारतें आज भी और उतनी बड़ी बड़ी संरचनाएं हैं। उसका कारण क्या रहा होगा? इसका कारण है कि जो शासक थे वो उनका प्रभाव उस क्षेत्र पर भी रहा होगा और वो बुद्धिमान रहे होंगे। उन्होंने राजस्व का सही उपयोग किया होगा, राजस्व संचय करते थे उसका उपयोग वो करते थे, इस प्रकार वो ज़्यादा प्रभावशाली थे। अब हम सिख के बारे में चर्चा करेंगे, सिख राज्य के बारे में। तो मैं ये सोचता हूँ कि अब जो इसका सिख राज्य के बारे में हम चर्चा अगले क्लास में करेंगे। अभी तत्काल इस क्लास में इसका जो अध्याय जो 10 है, इसका पार्ट 1 के रूप में आपको ये मैं
शेयर कर रहा हूँ। पार्ट 1 के रूप में आप इसको देखें। पार्ट 2 में हम इसकी अगले क्लास में इसकी हम चर्चा करेंगे, और अगले क्लास में जब हम जाएंगे तो थोड़ा सा इसकी चर्चा भी आपको हम कर देंगे, ताकि आपको रिव्यू हो जाए। थोड़ा सा रिकॉल करना जरूरी है, रिवाइज के लिए मैं इसको थोड़ा सा बता दूंगा, उसके बाद मैं फिर चर्चा करूंगा और लास्ट में कंक्लूड भी कर दूंगा। तब दोस्तों अभी का जो एपिसोड है मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो दोस्तों आपने अभी आज क्या देखा, किस प्रकार मुगल साम्राज्य का जब पतन होता है तो मुगल उत्तराधिकारी जो राज्य होते हैं उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और उनके अंतर्गत कौन कौन से राज्यों की स्थापना हुई, कौन कौन से शक्तिशाली राज्य बने, किन किन क्षेत्रों में उनके प्रभाव क्या थे, उनकी क्रियाकलापें क्या थी, उन्होंने क्या क्या योगदान दिया संस्कृति के क्षेत्र में, सामाजिक रूप से उनका योगदान क्या था, आर्थिक रूप से उन्होंने क्या क्या किया, यही इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। तो इस चैप्टर में आपको मैंने इनके बारे में बताया, और आशा करता हूं कि आप इसको भली भांति समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत है कॉन्सेप्चुअल तो कमेंट करके पूछेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। और एक बात और फिर लास्ट में बोल दूं, अभी भी आप जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो पहले आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ना, पर्सनलाइज मोड पर ले जाइए, पर्सनलाइज कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो मिलते रहेंगे समय समय पर, और जितना हो सके अधिक से अधिक आपको उन लोगों तक पहुंचाना है जहां तक जिनकी पहुंच अभी तक इस प्लेटफॉर्म पर नहीं है। हमारा जो चैनगढ़ जो ये चैनल है वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। कहने का तात्पर्य है कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी सफलता तक आपको न छोड़े। हमारा जो लोगो अगर वाक्य आपने देखा होगा, चयन तक चैन नहीं, मतलब हम आपकी चैन जब तक चैन से सांस नहीं लेंगे, चैन नहीं हमको मिलेगी जब तक आपको हम सिलेक्शन न करवा दे, चयन अंतिम रूप से चयनित आपको न करवा दे। आपको अधिकारी बनाना ही हमारी तमन्ना है, और उसको हम पूरा करने में लगे हुए, निष्ठा से लगे हुए। बस आपका साथ चाहिए। आप पंक्चुअलिटी के साथ क्लास कीजिए, क्लास को आनंद लीजिए, आप अधिक अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, और इस पर चर्चा कीजिए, परिचर्चा कीजिए, बार बार रिवाइज करते रहिए, और एक स्वस्थ दिमाग के साथ, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग के साथ आप अध्ययन कीजिए। ऑनलाइन मोड में आप पढ़ाई कीजिए, और आप जरूर कामयाब होंगे, इसकी गारंटी है। और मैं आशा भी करता हूं कि आप जितने होनहार है, कुशाग्र बुद्धि के, आपकी सफलता निश्चित है। दोस्तों आज का सेशन ही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद दोस्तों।